इस क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आज हम नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा लेसन है तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तिता। तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तिता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, ये हमारा लेसन है। तो आज हम नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये क्लास 11 की हिंदी मीडियम की बेस्ट केमिस्ट्री क्लास है जिस पर आप अपनी तैयारी जो है बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी जो है आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। चैनल पर जो है लेसन सेकंड जो आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसकी पूरी क्लास की जो है प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पर जा करके और पिछला जो भी वीडियो है आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए हम नया लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है, ये लेसन आपका जो है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। लेसन है तत्वों का वर्गीकरण। देखिए जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं भाई, एलिमेंट्स बहुत सारे हैं। तो इन एलिमेंट्स को वर्गीकृत करना यानी किस तरीके से मैनेज किया जाए, भाई इधर उधर पड़े रहेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। और अगर कहीं मान लीजिए कहीं ठीक से इसको व्यवस्थित किया जाए तो वर्गीकृत करने की आवश्यकता पड़ती है। तो वही दिया है कि तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तता, तथा आप जब वर्गीकृत कर लोगे तो उस वर्गीकरण में इनका गुण क्या होगा, उसका गुणधर्म कैसे होगा, किस प्रकार से गुणधर्म बदलेगा कि सेम होगा, ये सब जो है इसी लेसन में हम देखने वाले हैं। तो इस लेसन में दो का वर्गीकरण, पहले हम वर्गीकरण करेंगे और फिर उन वर्गीकरण का क्या गुणधर्म है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है तत्वों के वर्गीकरण का महत्व। भाई वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो इसका क्या महत्व। देखिए आप जानते हैं कि जब रसायन विज्ञान का उदय हुआ था तो उस समय जो एलिमेंट्स थे उनकी संख्या बहुत कम थी। रसायन विज्ञान के उदय के पश्चात उस समय आरंभ में जो है एलिमेंट्स यानी तत्वों की संख्या जो थी बहुत कम थी, और धीरे धीरे जैसे जैसे रसायन विज्ञान का विकास होता गया वैसे वैसे इनकी तत्वों की संख्या जो है दिन पे दिन बढ़ती गई। और जब ढेर सारे तत्व हो गए भाई, जब ढेर सारे भाई 1 2 4 6 8 10 तक तो उनको अलग अलग आप पढ़ सकते हो। भाई जब स्टार्टिंग में तत्वों की संख्या कम थी तब उनको आप आसानी से अलग अलग करके पढ़ सकते थे, लेकिन जब दिन पे दिन तत्वों की संख्या बढ़ती गई तो ढेर सारे तत्वों को अलग अलग पढ़ना जो है नामुमकिन हो गया। तो इसीलिए इसको जो है वर्गीकृत करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। तत्वों के वर्गीकरण का महत्व, तो वर्गीकरण का अर्थ है जो तत्व रासायनिक गुणधर्मों, भाई ऐसे तत्व, बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है यानी रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, तो उन्हें एक समूह में रखा जाए। भाई ऐसा क्यों है कि बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो इधर उधर पड़े हुए हैं, तो उसको एक जगह पे रख दिया जाए अगर, तो उनको पढ़ने में आसानी हो जाती है कि हाँ इतने तत्व जो है एक ही टाइप के हैं, तो उनका एक ही ग्रुप में समूह में रखा जाए। आप जानते हैं कि अब तक जो आपको तत्वों की संख्या ज्ञात हुई है लगभग 117 या 117 तत्वों की ज्ञात हो चुकी है, यानी 117 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो खोजे जा चुके हैं, जिसमें अगर देखा जाए 117 में से तो 92 एलिमेंट्स जो ऐसे हैं जो प्राकृतिक हैं, जो नेचुरल, जो प्रकृति में मिलते हैं, यानी 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 92 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। बाकी जो एलिमेंट भाई 117 में से 92 घटा दीजिए, बाकी जो बचता है, शेष बचते हैं, ये एलिमेंट जो है प्रकृति में नहीं पाए जाते, इन्हें वैज्ञानिकों द्वारा जो है आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया गया है। यानी 92 तत्व तो नेचुरल है, ये प्रकृति में पाए जाते हैं, बाकी जो एलिमेंट्स हैं इनको जो है वैज्ञानिकों द्वारा जो है बनाया गया है। अब हम इस आवर्ती वर्गीकरण का कालक्रमानुसार इसके विवरण को हम देखेंगे कि किस काल में कितना, कैसे, किस प्रकार से जो वर्गीकृत किया गया है। आजकल जो वर्गीकरण की प्रणाली चल रही है तो ये कहां से स्टार्ट हुई, किस तरीके से वर्गीकरण की पद्धति जो है शुरुआत की गई, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जो है चर्चा करेंगे। वर्गीकरण में सबसे पहले जो बात की गई है कि धातु अधातु में विभाजन, यानी जो तत्व थे सबसे पहले इसको वर्गीकरण करने के लिए धातु और अधातु में विभाजित करने का प्रयास
किया गया, यानी धातु और अधातु के हिसाब से इसको वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया। तो डिवीजन इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड किया गया। तो अब ये इसका काम जो है वर्जिलियस ने किया। वर्जिलियस ने तत्वों के उनके गुणधर्मों के आधार पर जो है धातु और अधातु में विभाजित किया गया, यानी धातु और अधातु में विभाजित किया। लेकिन इनका जो ये धातु और अधातु में विभाजन का वर्गीकरण था, ये उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं उपयोगी सिद्ध हुआ भाई? उपयोगी सिद्ध कहाँ होगा? कुछ तत्व ऐसे धातु हैं जो धातु होते हुए भी अधातुओं के गुण प्रदर्शित करते हैं, और कुछ अधातु ऐसे हैं जो अधातु होते हुए भी वो धातुओं के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इन्हीं सब विसंगतियों के कारण जो है इनका वर्गीकरण जो है अमान्य हो गया, यानी वर्गीकरण जो है सफल नहीं हो पाया। जैसे आयोडीन है और ग्रेफाइट में अगर देखा जाए तो आयोडीन और ग्रेफाइट में धात्विक चमक होती है। ये है कौन? ये अधातु है, यानी अधातु होते हुए भी ये जो है धात्विक चमक उत्पन्न करते हैं। अगला देखा जाए अगर तो मरकरी साधारण ताप पर द्रव है, मरकरी साधारण ताप पर द्रव है, फिर भी ये धातु वर्ग का तत्व है। द्रव होने के साथ साथ भी ये धातु वर्ग का तत्व है, जबकि जितनी भी धातुएं होती हैं ये द्रव अवस्था में नहीं पाई जाती, सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन और ग्रेफाइट अधातु होते हैं, यानी हाइड्रोजन और ग्रेफाइट जो है दोनों अधातु हैं, फिर भी विद्युत के सुचालक होते हैं, इनमें धारा प्रवाहित की जा सकती है, जबकि अधातुओं में धारा का प्रवाह नहीं होता है। ये भी एक विसंगति है। अगला है कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी वो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, ये जो है धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसे उपधातु कहा जाता है। तो अब बताओ ये वर्गीकरण कहाँ तक सफल होगा? तो ये इनका जो धातु और अधातु में वर्जिलियस ने सबसे पहले जो वर्गीकृत करने का प्रयास किया, ये सहायक बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। तो अब अगला वर्गीकरण देखेंगे, प्राउस्ट की परिकल्पना। देखिए अगला जो वर्गीकरण जो किया गया था वो प्राउस्ट के परिकल्पना है, प्राउस्ट ने किया था। तो प्राउस्ट ने अपना परिकल्पना दिया। परिकल्पना क्या दिया उन्होंने? प्राउस्ट हाइपोथेसिस, प्राउस्ट की परिकल्पना। तो सन 1808 ईस्वी में, देखिए 1808 में जॉन डाल्टन जो साइंटिस्ट थे, जॉन डाल्टन जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना 1808 में डाल्टन ने जो है परमाणु सिद्धांत का जो है प्रतिपादित किया, यानी 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने जो है परमाणु सिद्धांत जो है दिया, तथा परमाणु द्रव्यमान की एक सूची भी प्रकाशित की, और उन्होंने परमाणु सिद्धांत के अनुसार उसमें जो है परमाणु द्रव्यमान की सूची भी बनाई थी, यानी सूची भी उन्होंने दिया। तो इसी के आधार पर, यानी परमाणु द्रव्यमान सिद्धांत के आधार पर तथा उसकी सूची के आधार पर प्राउस्ट ने सन 1815 में, ये कब दिया गया? 1808 में दिया गया था। तो प्राउस्ट ने 1815 ईस्वी में यह विचार दिया, यानी उन्हीं के सूची के आधार पर, उनके सिद्धांत के आधार पर यह विचार दिया कि सभी तत्व जो होते हैं वो हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बने होते, यानी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और इसलिए वे परमाणु द्रव्यमान द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी हाइड्रोजन के परमाणुओं द्वारा मिलकर बने होते हैं, इसीलिए वे परमाणु द्रव्यमान द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब परमाणु द्रव्यमान द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चूंकि तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है, परमाणु द्रव्यमान होता है वो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो परमाणु द्रव्यमान जो है उसमें अपरिवर्तित रहता है, इसीलिए परमाणु द्रव्यमान को तत्व का मौलिक गुणधर्म निर्धारित किया गया, यानी किसी भी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है तो रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है, तो वो उसका मूल गुण है, उसे जो है तत्व का जो है मूल गुण निर्धारित किया गया। तो ये प्राउस्ट की जो परिकल्पना थी, ये प्राउस्ट की परिकल्पना जो है ज्यादा समय तक नहीं चल पाए, क्योंकि बहुत जल्द ही यह पता चल गया कि परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वो पूर्णांक में नहीं होते, यानी पूरे नहीं होते, वो जो है पॉइंट में भी हो सकते हैं, यानी बहुत जल्द इस बात की जानकारी प्राप्त हो गई। फिर भी इनकी जो प्राउस्ट की परिकल्पना थी, ये प्राउस्ट की परिकल्पना जो है भाई, प्राउस्ट की परिकल्पना पे पता चल गया कि जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं ये पूर्णांक में सबके पूर्णांक में नहीं होते हैं, ये बहुत जल्दी पता चल गया। अब इनका भी ये जो परिकल्पना थी वो भी आगे नहीं चल सकी, लेकिन
इनकी परिकल्पना से एक विशेष बात निकल के बाहर आई कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकरण के विचार को जन्म दिया कि तत्व जो होते हैं अगर उनका परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है या वर्गीकरण करने का विचार जो है उत्पन्न होता है। भाई अब यहाँ से लोगों ने जब इनको देखा तो यहाँ से ये विचार इसमें से लेने योग्य हुआ कि तत्व को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है या करना चाहिए। ये विचार जो है ये प्राउस्ट की परिकल्पना से ही उत्पन्न होता है। तो अगला जो हमारा डोबे रायनर का त्रिक मॉडल क्या था, यानी इनका जो त्रिक इन्होंने त्रिक बताया था, इस पर हम चर्चा करेंगे। जो डोबे रायनर थे इन्होंने सन 1827 में, अब बात ये इन्होंने अपनी बात कब कही, 1827 में डोबे रायनर ने समान तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, देखिए बात परमाणु द्रव्यमान किसने बताया, प्राउस्ट ने बताया, तो अब बात प्राउस्ट के अनुसार ही चलेगी। तो इन्होंने डोबे रायनर ने समान तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में, जैसे जितने तत्वों के समान परमाणु द्रव्यमान थे तो समान तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में नियमितता पाई, यानी कुछ ऐसे भी गुण देखे जो उनमें नियमित होते थे, यानी समान रूप से पाए जाते थे। तो वही कहा गया कि परमाणु द्रव्यमान में नियमितता पाई। उन्होंने समान गुण वाले तत्वों के त्रिक बनाए और निम्न विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने जितने के समान गुण वाले तत्व थे उनको जो है तीन तीन के समूहों में वर्गीकृत किया गया, यानी त्रिक बनाया। त्रिक मतलब तीन तीन को आपस में समूह में वर्गीकृत किया और अपना जो है विचार जो है प्रस्तुत किया। अब इनका विचार क्या था, डोबे रायनर का जो त्रिक सिद्धांत था तीन तीन समूहों का, कि जब समान गुण वाले तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, यानी समान गुण वाले तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, तो बीच का तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तृतीय तत्व के परमाणु द्रव्यमान के समांतर माध्य होता है। यानी समान गुण वाले तत्वों को जब एक क्रम में रखा जाता है, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाता है, तो तीन तत्वों में नियमित क्रम के जो तीन तत्व होते हैं, तो पहले और तीसरे तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान का जो समांतर माध्य होता है वो बीच वाले तत्व का होता है। कैसे होता है, देखिए ये तत्वों का त्रिक समूह तथा उनके परमाणु द्रव्यमान है और पहले व तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का मध्यमान है। देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीन तत्व का इन्होंने त्रिक बनाया है। तो जैसे लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 होता है और सोडियम का 23 होता है और पोटेशियम का 39, ये इतना परमाणु द्रव्यमान होता है। तो उन्होंने क्या बताया कि पहले और तीसरे का अगर हम माध्य निकालें, समांतर माध्य निकालें, तो बीच वाले तत्व का होता है। कैसे होता है, देखिए पहले का 7 है और लास्ट वाले का 39 है, दोनों का माध्य निकालेंगे, जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे, 23 ये सोडियम का निकल के आता है। इसी तरीके से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरीन और ब्रोमीन का 35.5 और 127 दोनों को जोड़ के निकालेंगे तो 81.2 ये ब्रोमीन का निकल के आता है। इसी तरीके से कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, तो कैल्शियम का 40 होता है, बेरियम का जो है 137 होता है। इन दोनों का जब माध्य निकालेंगे तो 88.5 जो है स्ट्रांसियम का निकल के आता है, तो ये 87.6 होता है। तो उन्होंने अपना इस तरीके से त्रिक के हिसाब से जो है परमाणु द्रव्यमान की बात जो है आगे बढ़ाई। अभी इनके जो वर्गीकरण का जो फार्मूला था, त्रिक का सिद्धांत था, भाई इसके हिसाब से तो जितने एलिमेंट्स थे सबको बनाया नहीं जा सकता। भाई जितने भी एलिमेंट्स थे सबको इसके अनुसार व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है, तो इनका भी मॉडल जो है ज्यादा समय तक नहीं, इनका जो सिद्धांत था वो भी असफल हो गया। कि सजातीय श्रेणी, ड्यूमा ने अपनी सजातीय श्रेणी बनाई है, तो उनके विचार जो है इसके बाद जो है उत्पन्न हुए, उन्होंने अपना विचार दिया। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर अगले क्लास में जो है जो अगला जो ड्यूमा की सजातीय श्रेणी है या और भी जो सिद्धांत है इन पर हम बात करेंगे। इसमें इतना ही। अगर इतना वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा।